Today we are going to discuss a poem, A Valediction Forbidding Mourning by John Donne. I am Dr. Shelley and I am going to teach you about John Donne, metaphysical poetry, and his one of the finest poems, A Valediction Forbidding Mourning. He was born in 1571 or 72. उनकी बर्थ का जो ईयर है वो क्लियर नहीं है and he died in 1631. He was an English poet and scholar and also a cleric. And he was representative of a new kind of poetry which was metaphysical poetry. Metaphysical poetry एक बहुत अलग तरह की पोइट्री थी जिसको अभी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा और देख लेते हैं जॉन डन की पर्सनल लाइफ के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है. उनकी जो वाइफ थी एन मोर, उनको उनने काफ़ी सारी पोएम्स डेडिकेट की हैं और आज जो हम पोएम उनकी पढ़ेंगे वो भी उन्होंने एन मोर को ही डेडिकेट करके लिखी है और उन्हीं को वो एड्रेस उसमें कर रहे हैं. इनका जो स्टाइल था वो था कंसीट्स, यानी कि फार फेस्ट इमेजरी. किसी भी चीज़ को ऐसी चीज़ से कंपेयर करना जो कि किसी ने सोचा ही ना हो, इस तरह की इनकी पोएम्स थी. देख लेते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री क्या थी, जिसके रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे. मेटाफिजिकल पोएट्री में मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल मतलब ये जो वर्ल्डली या फिजिकल चीज़ें हैं उससे भी ऊपर. तो इनकी जो पोएट्री थी उसमें बहुत ही नॉर्मल जो एक तरह की इमेजरी होती थी वो नहीं होती थी, बहुत ही डिफरेंट टाइप की इमेजरी होती थी. उसमें एक थॉट और इमोशन का फ्यूजन था, एक मिक्स था. ना ही बहुत ज़्यादा इमोशन था और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर. क्या था? थॉट और इमोशन दोनों का बैलेंस था. और वो फार फेच्ड या सरप्राइजिंग कंपैरिजंस करते थे. जैसे भूकंप से प्यार को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, या फिर इस पोएम में गोल्ड को अपने प्यार की जो स्ट्रेंथ है उससे कंपेयर कर देंगे जो कि हमने सोचा ही नहीं होगा. अभी जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी क्वालिटीज़ कैसे वहाँ पे फिट बैठती हैं. ये जो पोएम हम पढ़ेंगे ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का. आर्ग्यूमेंटेटिव, एक उसमें एक आर्ग्यूमेंट चलता है पोएम में, ठीक है, कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है और ये इस तरह से होता है. एक आर्ग्यूमेंटेटिव टोन होगी और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा पोएम का. यूज ऑफ विट, विट मतलब बुद्धिमत्ता, बहुत इंटेलिजेंट टाइप के कंपैरिजन्स होंगे. पैराडॉक्स होगा, पैराडॉक्स मतलब जब हम कहते कुछ हैं पर उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है. मेटाफिजिकल पोइट्री ड्रॉज इमेजरी फ्रॉम साइंस, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी मतलब चांद तारों की, ग्रह नक्षत्रों की बातें, ठीक है, धरती आसमान सब चीज़ें आ जाएंगी. मैथ्स से, साइंस से, ज्योमेट्री से, यहाँ से वो कंपैरिजन्स लेके आते हैं. कॉन्वर्जेशनल टोन रहती है मेटाफिजिकल पोएट्री में और एक इर्रेगुलर मीटर रहता है. स्मूथ रिदम नहीं होगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होगा. और इनकी जो थीम्स होती हैं वो थी लव, सोल, टाइम, डेथ एंड गॉड. और थॉट में बार बार क्या होगा? सडन शिफ्ट्स होंगे, ठीक है, एक ड्रामेटिक क्वालिटी हुई, एक ड्रामा टाइप का उसमें होगा, ठीक है. तुम्हें लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है पर वो फिर उसको कंट्रोल कर लेंगे. डॉक्टर जॉनसन ने इसके लिए कहा था कि दीज पोएम्स ऑफ जॉन डन आर हेट्रोजीनियस आइडियाज योग्ड टुगेदर, यानी कि अलग अलग तरह के आइडियाज़ को बस एक साथ मिक्स करके भर दिया है, उनको एक साथ योग किया हुआ है, ठीक है, एक साथ जोड़ा गया है. उसी को उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री कहा. टी.एस. इलियट ने भी जॉन डन की बहुत तारीफ की थी. टी.एस. इलियट 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स हैं. उनका एक ऐसे था द मेटाफिजिकल पोइट्री, तो उन्होंने उसमें कहा था कि इन मेटाफिजिकल पोएट्स आई सी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. ओके, तो दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ इलियट बट ही सेज इट लाइक दैट. और वो उनको प्रेज करता है. वो कहता है कि जो न्यो क्लासिकल पीरियड था उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर और थॉट बहुत ज़्यादा वो लोग लगाते थे और रोमांटिक पीरियड में क्या था? बहुत ज़्यादा इमोशंस थे. पर ये एक पीरियड ऐसा था जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि थॉट और इमोशन दोनों का बैलेंस देखने को मिलता है. अब पोएम देखते हैं, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. वैलेडिक्शन, इसका टाइटल पहले डिस्कस करते हैं. वैलेडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल करना, यानी कि किसी को बाय बाय करना. फॉरबिडिंग मतलब फॉरबिड करना, मना करना. मना क्या करना? मॉर्निंग. मॉर्निंग मतलब जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम रोना धोना होता है ना, उसको कहते हैं मॉर्निंग. तो वो कहते हैं MOURNING लिखा है, ठीक है. MOR मॉर्निंग नहीं है गुड मॉर्निंग वाला, क्या है? MOURNING.
अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, एक ऐसी फेयरवेल जिसमें जो पोएट है वो कहीं जा रहा है और अपनी वाइफ से कह रहा है कि तुम रोना मत। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अब पढ़ते हैं इसका फर्स्ट स्टेंजा। As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, whilst some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no. वो बोलता है as virtuous men pass mildly away, जैसे जो बहुत ही वर्चुअस मैन होते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उनकी डेथ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, क्योंकि अपने वो जो लव्ड वंस होते हैं, अपने जो सगे संबंधी होते हैं, उनसे घिरे हुए होते हैं और वो सब उनकी डेथ का ऐसे वेट कर रहे होते हैं। तो उनके आसपास जो उनके फ्रेंड्स हैं ना, वो कह रहे हैं कि अरे अभी लग रहा है कि अब शायद इनकी डेथ हो गई है, वो कह रहे हैं अरे नहीं नहीं अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो जो सैड फ्रेंड्स हैं आसपास खड़े हुए, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि सोल अपनी बॉडी से कब अलग हो गई। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज। ही सेज कि अब हमें भी क्या करना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। जैसे मोमबत्ती जब गलती है तो जल करके तो उसकी कोई आवाज़ नहीं आती है ना, तो वो यहाँ पे उसने कंपैरिजन किया, उसने सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज, कि अब हमें क्या करना है, अलग हो जाना चाहिए लेकिन कोई भी हमें आवाज़ नहीं करनी है, ठीक है। हमें रोना धोना नहीं है। नो टीयर फ्लड्स। यहाँ जो पोएट है वो फ्रांस जा रहा है, जॉन डन, अपनी वाइफ को एन मोर को कुछ मंथ्स के लिए छोड़ करके। तो वो कह रहा है कि जैसे जो बहुत ही गुणी व्यक्ति होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो सब लोग आपस में वेट करते हैं चारों तरफ खड़े होके, और इवन उनको पता नहीं चलता है कि सोल कब बॉडी से अलग हो गई। वैसे ही मैं अगर सोल हूँ और तुम अगर बॉडी हो, तो जैसे वो दोनों अलग होते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता है, उसी तरह से हमारा प्यार भी है। तो तुम क्या करो, मैं जा रहा हूँ कुछ समय के लिए बाहर, लेकिन तुम रोना मत। नो टीयर फ्लड्स, मतलब कि आंसुओं की बाढ़ नहीं आनी चाहिए। एंड नॉर साई टेम्पेस्ट मूव, और ना ही तुम जोर जोर से सिसकियां भरना। टेम्पेस्ट मतलब तूफान की तरह, ठीक है। इट वर प्रोफेनेशन ऑफ अवर जॉयज, कि ये बहुत ही बुरी बात होगी अगर हम लेटी, मतलब ऑर्डिनरी लोग, ये जो आम लोग हैं, इनको अपने प्यार के बारे में बताएं रो रो के, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा और तुम रोगी तो सबको पता चल जाएगा कि कितना प्यार तुम मुझसे करती हो या कितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तो वो कह रहा है कि हमें नहीं रोना है। अब वो आगे उसको और समझा रहा है, ठीक है। एक परसुएशन है इस पोएम में, वो उसे बार बार बता रहा है कि अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो तुम्हें रोना नहीं है पूरे में, और इसके लिए वो आर्ग्यूमेंट देता है। आर्ग्यूमेंटेटिव टोन है, बताया था मैंने आपको। अब देखो इससे पहले वाली जो कंपैरिजन है, किस तरह से उसने किसी की पीसफुल डेथ की इमेजरी प्रेजेंट की है, इस तरह से जैसे कि एक लवर अपनी बिलवेड से पार्ट हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है, और लोगों को उसका पता ना चले। Moving of the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant, but trepidation of the spheres, though greater far, is innocent. वो बोलता है कि मूविंग, जैसे धरती में जो भूकंप आता है उसका तो हार्म और फियर्स क्या होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो उससे डरते हैं और उसी का उनको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जब स्फीयर्स में, जब दूर तारों ग्रहों नक्षत्रों में जब क्या होता है, कोई भूकंप आता है, तो ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे हम इस पृथ्वी ग्रह पे हैं, दूसरे ग्रहों में क्या हो रहा है, वहाँ कुछ भी हो रहा है तो हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ऊंचे हैं हमसे और दूर हैं। तो हमारा प्यार भी क्या है, बहुत ऊंचा है और उन स्फीयर्स की तरह है कि जहाँ अगर दो लोग अलग भी हो गए, भूकंप भी आ गया, ठीक है, उनके प्रेम में भूकंप आ गया, तो भी क्या होगा, वो अलग हुए, ये नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलेगा। Dull sublunary lovers love, whose soul is sense, cannot admit absence, because it doth remove those things which alimented it. अब वो कह रहा है कि डल सबल्यूनरी लवर्स, ऐसे लवर्स जो इस पृथ्वी और चांद के बीच में हैं, ठीक है। पृथ्वी और चांद के बीच में कौन है, हम ही लोग हैं, इंसान, ठीक है, ऑर्डिनरी लोग। तो वो कह रहा है कि जो ये बिल्कुल बोरिंग से लवर्स हैं, जो बहुत ही धरती पे रहने वाले लोगों का जो ऑर्डिनरी प्यार है, वो किस चीज़ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनका जो प्यार है वही फिजिकलिटी के ऊपर बेस्ड है। जब तक लवर या बिलवेड उनके पास है तब तक ही उनका प्रेम वहाँ पर है। तो वो कह रहा है कि ऐसे लवर्स का लव अपने बिलवेड की एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब बिलवेड चली गई, प्रेमिका चली गई या प्रेमी चला गया, तो अगर वो दूर चला गया तो उनसे सहन नहीं होता है, क्योंकि उनका लव क्या है, इसी फिजिकलिटी पर ही बेस्ड है। But we by a love so much refined that ourselves know not what it is. अब वो कह रहा है लेकिन हमारा प्यार जो है वो क्या है, बहुत ही रिफाइंड है। रिफाइंड मतलब कि बहुत अच्छा है,
एंड अवर सेल्व्स नो नॉट वट इट इज़, हम भी नहीं जानते कि ये क्या है. इंटर अश्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड टू मिस. और वो कह रहा है कि हम अपने माइंड में इतने श्योर हैं अपने प्यार के लिए, इतना ट्रू हमारा प्यार है कि हमें फील ही नहीं होता है कि मैं अपने बिलविड की आईज लिप्स या उसके हैंड्स को मिस कर रहा हूँ. अवर टू सोल्स देयर फोर विच आर वन, वो कह रहा है हमारी जो दो सोल्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, एक हैं. दो आई मस्ट गो, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जाना ज़रूरी है. Endure not yet a breach but an expansion like gold to airy thinness beat. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, वो कह रहा है जैसे हम गोल्ड को जब पीटता है ना सुनार, तो क्या होता है, वो बहुत पतली सी उसकी चादर बन जाती है जो दिखती भी नहीं है. हवा में अगर आप उसको सीधा रखोगे ना तो वो दिखती ही नहीं है गोल्ड की परत. तो वो कह रहा है कि जब हमारा जो प्यार क्या है, हमारा प्यार टूट नहीं रहा है, ये ब्रीच नहीं है, पर क्या है, एक एक्सपैंड हो रहा है. मैं भले ही दूर चला जाऊं पर हमारे बीच में तारतम्य क्या है, वो बना रहेगा. जैसे गोल्ड को एकदम पतले में बीट करके उसको बना दिया जाता है, वैसे हमारा प्यार भी क्या है, ऐसे ही खींचेगा लेकिन टूटेगा नहीं. इफ दे बी टू दे आर टू सो, ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल कंसीट का और बहुत ही डिफरेंट. इसको तुम देखना, अभी तक तो उसने सिर्फ भूकंप और सोल्स और डेथ इनकी ही इमेजरी दी थी, अब वो इमेजरी दे रहा है ज्योमेट्री से. इफ दे बी टू दे आर टू सो, वो पहले उसने कहा कि हमारी दो सोल क्या हैं, एक हैं. पर अगर तुम मानो कि हमारी दो सोल्स अलग अलग हैं, तो भी वो किसकी तरह हैं, जैसे एक कंपस होता है. एक कंपस देखा है ना आपने, जो एक सर्कल बनाता है ना. कंपस यानी प्रकार होता था ना बचपन में, हम लोग यूज़ करते थे मैथ्स में एक सर्कल बनाने के लिए. तो यहाँ वो कह रहा है कि हम कैसे हैं, जैसे वो ट्विन कंपस, एक कंपस होता है ना जो ऐसे ट्विन मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है, कुछ भी जुड़े हुए हैं ना ऊपर से. दाई सोल द फिक्स्ड फुट, कि तुम्हारी जो सोल है वो क्या है, वो जो फिक्स फुट है, एक तो सेंटर में रहता है आपका, है ना, एक सेंटर में रहता है. और फिर आप प्रकार से क्या करते हो, एक फुट को, उसका जो एक पैर है उसको घुमा के क्या करते हो, सर्कल बनाते हो. इस वाले को घुमा करके आप क्या करोगे, सर्कल बना दोगे प्रकार से. तो वो कह रहा है कि तुम्हारा जो फिक्स फुट है, तुम क्या रहोगी, फिक्स रहोगी अपनी जगह पे. मेक्स नो शो टू मूव, वो नहीं घूमता है बाहर की तरफ. मैं क्या हूँ, ये जो लाइन है ये कौन है, ये पोएट है. और ये जो सेंटर में प्रकार है वो क्या है, उसकी बिलवेड है. वो कह रहा है अगर तुम अपने लव में स्टेबल रहोगी तो मेरा सर्कल जस्ट बनेगा. तो यही वो ये कहना चाह रहा है कि एज स्टिफ ट्विन कंपसेज आर टू, जैसे कंपस ऊपर से जुड़ा रहता है पर वो दो पार्ट में होता है. तुम्हारी जो सोल है वो फिक्स फुट है और ये कोई शो नहीं करता है कि वो मूव कर रहा है, पर वो अपनी जगह पे घूमता है ना. प्रकार जब हम घुमाते हैं तो बीच वाला भी तो घूमता है पर अपनी जगह पे घूमता है. टू मूव बट डथ इफ द अदर डू, और जब दूसरा मूव करता है तो वो भी अपनी जगह में घूमता है. तो दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं एक प्रकार की तरह कि जब वो वाइफ बीच में घूमेगी तो वो भी यहाँ घूमेगा. अगर वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, यानी कि अगर वो उसके लिए ट्रुथफुल रहेगी, उसे धोखा नहीं देगी, तो उसका जो सर्कल है वो क्या होगा, जस्ट बनेगा. जस्ट मतलब करेक्ट बनेगा. तुमने देखा होगा ना कि जब हम प्रकार से एक सेंटर से बनाते थे राउंड, अगर वो हिल जाता था तो उसका जो वो होता था, सर्कल होता था, वो गलत बन जाता था. ठीक है, तो वो भी यहाँ यही कह रहा है कि इफ़ यू विल रिमेन लॉयल टू मी देन माई सर्कल वुड बी जस्ट. तुम्हारी फर्मनेस ही मेरे सर्कल को जस्ट बनाएगी और मुझे वहीं पे एंड कराएगी जहाँ से मैंने शुरू किया था. कहाँ से शुरू किया था, जहाँ पे उसकी वाइफ क्या थी, उसके लिए बहुत लॉयल थी. जब वो उसे छोड़ के गया था तो वापस भी जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे वैसे ही मिलोगी और हमारा प्यार करेगा वैसा ही रहेगा. अब देखो फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं. सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है. सिमली में हम लाइक और एज का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट वाली लाइन थी, एज वर्चुअस मेन पास माइल्डली अवे. जो ये पीसफुल डेथ है वर्चुअस मेन की, इनका कंपैरिजन किया है लवर्स से. ठीक है, उनके अलग होने से. तो यहाँ पे सिमिली है क्योंकि एज यूज हुआ है. मेटाफिजिकल कंसीट, ये है कंपस वाली जो इमेजरी थी जिसमें लवर्स को एक कंपस के दो लेग्स से माना था. और फिर है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स में सेपरेशन स्ट्रेंथेंस लव इंस्टेड ऑफ वीकनिंग इट. तो वो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन से जब दो चीज़ें अलग होती हैं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएंगी ना. पर यहाँ वो क्या कह रहा है कि नहीं, हमारा प्यार क्या है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा इससे. सिंबल है इसमें गोल्ड और कंपस. तो गोल्ड इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड परमानेंस ऑफ लव, इसीलिए उसने गोल्ड यहाँ पे इमेजरी दी है. और कंपस है बैलेंस के लिए.
हाइपरबले, हाइपरबले मतलब अतिशयोक्ति अलंकार, ज़्यादा ही कह दिया जाए। तो वो क्या कह रहा है कि डल सबल्यूनरी लवर्स, अपने प्यार को किससे कंपेयर किया उसने, जो दूर ग्रह नक्षत्रों में हो रहा है। और यहाँ के जो ऑर्डिनरी लवर्स है उनको वो कह रहा है डल सबल्यूनरी लवर्स। पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण अलंकार, जिसमें हम ऐसी क्वालिटीज़ जो ह्यूमंस के पास होती हैं उनको हम ऐसी चीज़ों पर अटैच कर देते हैं जिनमें जान नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स वर डांसिंग, तो डांस कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, फ्लावर्स थोड़ी डांस करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार। हिंदी में आपको समझने में आसानी होगी इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, पर्सोनिफाई कर देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई क्या किया, केयरलेस ईयर्स। तो यहाँ ह्यूमन क्वालिटी किसको दे दी है उसने, ईयर्स को दे दी है। इमेजरी, इमेजरी है पीसफुल डेथ, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री की इमेजरी, ये सब उसने किया है। अभी तक तुमने जितनी भी पोएम्स पढ़ी है उन सब में से डिफरेंट थी। ठीक है, तो विट यूज हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग यूज करके उसने अपने इमोशंस को आपको प्रेजेंट किया है ना। हाँ, देखो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है एक फेयरवेल और रिजेक्शन ऑफ इमोशनल एक्सेस। वो कह रहा है कि मेरे जाने में तुम ज़्यादा इमोशंस शो मत करना। और स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लव, ये लव जो है फिजिकल लव नहीं है, क्या है, इंटेलेक्चुअल लव है, स्पिरिचुअल है। और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, यानी कि बिलेवेड के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिजिकली उसके प्रेजेंट रहने से फर्क नहीं पड़ रहा है, इंटेलेक्चुअली ही उनका लव बहुत स्ट्रांग है। और ये भी उसने दिखाया कि लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम कोई भी रोड़ा नहीं है उनके प्यार के बीच में। इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो है 9 क्वाट्रेन्स। क्वाट्रेन मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये 4 लाइन का स्टेंजा होता है जिसे हम क्वाट्रेन कहते हैं। तो इसमें 9 स्टेंजा हैं 4-4 लाइन के, 36 लाइंस टोटल हैं। आयम्बिक टेट्रामीटर इसमें यूज हुआ है। राइम स्कीम इसमें ए बी है और लॉजिकल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव प्रोग्रेशन हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।